चालू है। चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पर यूनानियों का आक्रमण। मतलब भारत पर यूनानी का आक्रमण किस प्रकार हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया, भारत पर यूनानियों का आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, उसका असर भारत पर किस प्रकार पड़ा, संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भारत पर यूनानियों का आक्रमण, इसका नेतृत्व किसने किया, मतलब किसके नेतृत्व में भारत पे यूनानियों का आक्रमण हुआ। तो भारत पर यूनानियों का नेतृत्व सिकंदर ने किया। किसने किया? भारत पर यूनानियों का नेतृत्व सिकंदर ने किया। सिकंदर के बारे में जानेंगे तो सिकंदर को अनेकों नाम से जाना जाता था। अलेक्जेंडर भी कहा गया, सिकंदर महान कहा गया, विश्व विजेता कहा जाता है। सिकंदर का जन्म (356 ईसा पूर्व में मकदूनिया में) कहाँ हुआ? मकदूनिया में, यूरोप प्रांत में, यूरोप में यूनान प्रांत की एक जगह है मकदूनिया, वहीं पे सिकंदर का जन्म होता है 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय, 359 से 329 BC। 359 ईस्वी में सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय, 359 ईसा पूर्व में सिकंदर के जो पिता हैं फिलिप द्वितीय, ये मकदूनिया के शासक रहते हैं। मकदूनिया के शासक, मकदूनिया के शासक। सिकंदर के माता का नाम ओलंपियस था, ओलंपियस। सिकंदर की पत्नी का नाम रुखसाना। रुखसाना। एक घोड़ा था सिकंदर का, बहुत प्रिय घोड़ा था, उसका नाम था बौकेफ्ला। ये था सिकंदर से जुड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी। सिकंदर, पहले भारत पे जो यूनानी का आक्रमण हुआ वो सिकंदर के नेतृत्व में हुआ। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया में हुआ। उसके पिता फिलिप द्वितीय थे, वो मकदूनिया के शासक थे। 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने थे कौन? सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय। माता का नाम ओलंपियस, पत्नी रुखसाना और घोड़ा का नाम था बौकेफ्ला। सिकंदर के पिता 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बनते हैं, वही मकदूनिया जहाँ सिकंदर का जन्म हुआ है। 329 ईसा पूर्व में सिकंदर की पिता की हत्या कर दी जाती है। 329 ईसा पूर्व में सिकंदर की पिता की हत्या कर दी जाती है। हत्या हो जाने के बाद गद्दी का कार्यभार सिकंदर को मिलता है। सिकंदर गद्दी पे बैठता है। पिता की हत्या के बाद सिकंदर गद्दी पे बैठता है। तो सिकंदर का ये मनसा रहता है, ये ख्वाहिश रहता है कि मुझे पूरे विश्व को जीतना है। सिकंदर जो था काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट शासक था, तेज था। वो पुस्तक पढ़ने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। पुस्तक वगैरह पढ़ना, साहित्य पढ़ना, उसमें काफ़ी रुचि था, पुस्तक वगैरह पढ़ने में। जब भी कोई सिकंदर से कोई मिलना चाहता था, कोई गिफ्ट देता था, तो वो गिफ्ट के बदले अच्छे पुस्तक की मांग करता था कि मुझे अच्छे पुस्तक दो। इस प्रकार जब सिकंदर के पिता की हत्या 329 ईसा पूर्व में हो गई तो सिकंदर गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठने के क्रम में सिकंदर ये प्लान किया कि मुझे पूरे विश्व को जीतना है। इस क्रम में इतिहासकार का कहना है कि सिकंदर एक ब्राह्मण से अपना हाथ दिखाता है कि बताइए मैं पूरा विश्व को जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, मुझे पूरे विश्व को जीतना है। तो ब्राह्मण बोलता है ना, विश्व को नहीं जीत पाएगा, तुम्हारा हाथ का जो लकीर है वो सीधा नहीं है, तुम विश्व को नहीं जीत पाएगा। तो सिकंदर पूछता है उससे कि कौन सा अगर हाथ का लकीर सीधा होता तो मैं विश्व को जीत जाता। वो जब बताता है तो
इतिहासकार इस विषय में कहते हैं कि सिकंदर तलवार से उस लकीर को अपने हाथ में खींच लेता है सामने, और उसी तलवार से उस ब्राह्मण की हत्या कर देती है। उसके बाद ही सिकंदर पूरे विश्व विजय पे निकल जाता है, विश्व के विजय भ्रमण करने के लिए निकल जाता है, विश्व को जीतने के लिए निकल जाता है। इस क्रम में देखिए यहाँ पे सिकंदर के अनेकों नाम, एक नाम है विश्व विजेता। आखिर सिकंदर विश्व विजेता क्यों कहलाया? सिकंदर विश्व विजेता क्यों कहलाया? इसका एक रीज़न है। हमारे जो रफ मैप से देखें तो यूरोप प्रांत में, यूरोप देश में, यूनान प्रांत में एक जगह था मकदूनिया। तो जो यूनान के लोग थे उन्हें लगता था कि जो मेरे पड़ोसी देश हैं वही सिर्फ विश्व हैं, जैसे मिस्र, सीरिया, मेसोपोटामिया, ईरान, तुर्की। तो उन्हें लगता था कि इतना ही विश्व है। और चूंकि सिकंदर इन सबों को जीता था, तुर्की, ईरान, मेसोपोटामिया, ये सबको जीता था सिकंदर, तो इसी कारण सिकंदर को विश्व विजेता कहा। वहाँ के जो लोग थे सिकंदर को विश्व विजेता कहा, लेकिन वास्तव में तो विश्व बहुत बड़ा है। लेकिन जो वहाँ के लोग थे, यूनान के लोग थे, उन्हें लगता था कि जो मेरे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, वही सिर्फ विश्व हैं। इस प्रकार सिकंदर तुर्की, सीरिया, मेसोपोटामिया आदि देशों पर विजय प्राप्त करता है और विश्व विजेता कहलाता है। इस विश्व को विजय करने में सिकंदर के सलाहकारों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर प्राचीन भारत की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके शासक, उनके समय भी अच्छे अच्छे सलाहकार थे, नवरत्न थे। अगर मेडाइवल हिस्ट्री की बात करेंगे मध्यकालीन भारत में, तो अकबर के पास नवरत्न थे जो अच्छे अच्छे सलाहकार थे। उसके वजह से अकबर एक विशाल साम्राज्य बना पाया। अगर अभी की बात करेंगे करंट की, तो मोदी जी का नाम लिया जाता है कि मोदी जी के शासनकाल में अच्छे अच्छे सलाहकार हैं, जिससे मोदी जी का विस्तार काफ़ी अच्छा है। तो उसी प्रकार सिकंदर जब विश्व को जीता, मतलब तुर्की जैसे अपने आसपास के देशों को जीता, उस क्रम में भी उसके पास अच्छे अच्छे सलाहकार थे, जिसके वजह से सिकंदर एक बड़ी जीत पाई। इस क्रम में सबसे जो मुख्य सेनापति था सिकंदर का, जो मुख्य सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर तथा एक जल सेनापति निर्याकस। इसके नेतृत्व में ही ये पूरे विश्व कहने का मतलब अर्थात इसके आसपास के देश, पूरे विश्व को जीता था सिकंदर। मुख्य सेनापति था इसका सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति था निर्याकस। इसके नेतृत्व में ही पूरा विश्व को जीता। इसके बाद इधर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। समझिए, चूँकि सिकंदर, अभी बताया कि सिकंदर पुस्तक पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था, तो विश्व इतिहास की पहली पुस्तक हिस्टोरिका, जिसकी रचना कौन किया है? हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। यही कारण है कि इसको इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि विश्व इतिहास की पहली पुस्तक, पूरे विश्व में इतिहास का पहला पुस्तक हिस्टोरिका है, जिसका रचना हेरोडोटस ने किया। इसी कारण इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक बुक में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। जब सिकंदर हिस्टोरिका को पढ़ता है तो उसमें उसे ये जानकारी मिलता है कि भारत अपार धन वाला देश है, सोने की चिड़िया कहलाता है भारत। उस समय सिकंदर ने अपने मन में एक ख्वाहिश बनाया कि मुझे अपने जीवन में एक बार भारत पे जरूर आक्रमण करना है।
उस पुस्तक से प्रभावित होकर, हिस्टोरिका से प्रभावित होकर सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया, भारत पे आक्रमण करना शुरू किया 326 ईसा पूर्व में। भारत पे आक्रमण करना शुरू किया 326 ईसा पूर्व में। अगर भारत का मैप देखते हैं तो इस प्रकार ये अपना अफगानिस्तान का क्षेत्र है। हिंदुकुश पर्वत और खैबर दर्रा को पार करते हुए वह भारत में पहुंचा। सबसे पहले उसे भारत में सबसे पहला आक्रमण, सबसे पहला मुकाबला उसे तक्षशिला में हुआ। तक्षशिला के शासक उस वक्त थे आम्भी से सबसे पहला मुकाबला सिकंदर को होता है। तक्षशिला के आम्भी से सबसे पहला मुकाबला होता है सिकंदर को, तक्षशिला के आम्भी से। आम्भी को ये जानकारी होती है कि सिकंदर अपने आसपास के पूरे देश को जीत के आ रहा है और उसके पास एक विशाल सेना है, सुव्यवस्थित सेना है। तो आम्भी बिना मुकाबले किए अपने आप को सरेंडर कर देता है। इस प्रकार सिकंदर आम्भी को उसका राज वापस लौटा देता है, आम्भी सिकंदर को वचन देता है कि मैं आपके भारत विजय अभियान में पूरा साथ दूंगा, क्योंकि भारत देश के अंदर तक्षशिला एक राज हुआ करता था। तो आम्भी को देश में होने वाली पूरे गतिविधियों के बारे में मालूम था, हर एक शासक के बारे में मालूम था, किस शासक के पास कितना सैनिक था, सब मालूम था। पूरे कूटनीति को सिकंदर को बता दिया। सिकंदर ने छोटे छोटे राज्यों को जीता, आसपास के छोटे छोटे राज्यों को सबको जीत लिया। छोटे छोटे राज्य को जीतने के क्रम में सिकंदर आगे बढ़ा और अगला मुकाबला उसको पंजाब के शासक पोरस से झेलम नदी के तट पे हुआ। ये समझिए, ये आपका सिंधु है, ये झेलम हो गया, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अगर देखिए ये सिंधु है, ये झेलम है, ये आपका चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो अगला मुकाबला हुआ झेलम नदी के तट पे। इसको झेलम का युद्ध, बितास्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। यह हुआ किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच। पोरस उस वक्त कहाँ? पंजाब के शासक थे। पोरस की इसमें हार होती है और सिकंदर की जीत होती है। इस प्रकार पोरस को सिकंदर बंदी बना लेता है और उससे यह पूछता है कि बताइए आपके साथ क्या किया जाए। तो पोरस आम्भी के जैसा डरता नहीं है और सरेंडर नहीं करता है। वह यह कहता है, पोरस का कहना है कि मेरे साथ भी वही व्यवहार किया जाए जो एक दूसरे दुश्मन के साथ करता है। इस बात से सिकंदर काफी प्रभावित होता है और पोरस को रिहा कर देता है। पोरस को रिहा करने के क्रम में पोरस ने भी सिकंदर के भारत विजय को आगे बढ़ाने में साथ देता है। इस क्रम में पोरस को सिकंदर की पत्नी रुखसाना पोरस को राखी बांधती है। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि इसी दिन से राखी का शुरुआत हुआ है, जब सिकंदर की पत्नी रुखसाना ने पोरस को राखी बांधा। इस क्रम में झेलम तक पहुंच गया। झेलम के बाद आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे राज्य को जीतते हुए सिकंदर की सेना ब्यास नदी के तट पर पहुंच जाता है। ये ब्यास नदी है, यहाँ पहुंच जाता है। ब्यास नदी पहुंचने के क्रम में क्वेश्चन आता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार नहीं किया था, तो ब्यास तक ही सीमित था। ब्यास पे आने के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास को नहीं पार किया, ब्यास को पार करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे कई रीजन हैं। पहले रीजन तो ये है कि सिकंदर की सेना काफ़ी दिनों से युद्ध लड़ रहा था, जिसके कारण वो थके हुए थे, मार काट करते आ रहे थे, वो एकदम काफ़ी थक चुके थे। दूसरी, सिकंदर की सेना को अपने घर की याद सता रही थी, काफ़ी देर घर से निकले हो गए थे,
उनको घर की आग सता रहा था। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है नदी पार नहीं करने का वो यह है कि चूंकि सिकंदर की सेना को यह मालूम था कि भारत के मगध में घनानंद का शासक है, और घनानंद शासक के बारे में यह कहा जाता है कि वह सिकंदर से भी ज़्यादा निर्दयी शासक था। तो सिकंदर की सेना को यह पता चलता है कि घनानंद जो है सिकंदर से भी ज़्यादा क्रूर है और शक्तिशाली है। और चूंकि सिकंदर की सेना को यह डर हो गया कि हम तो काफ़ी दिनों से थके हुए हैं और जो घनानंद का सेना है वो काफ़ी दिनों से आराम कर रहा है, खा पी के एकदम टंच होगा, तो हमको ऐसे भी जीतने नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं सिकंदर की सेना को डर हो गया था क्योंकि वैसे भी अगर ब्यास नदी को पार करता तो वो एमपी राजस्थान के क्षेत्र में जाता जहाँ मगध का क्या था, प्रभुत्व था, तो उसके पास सेना भी घनानंद के पास जा रहा था। तो इस वजह से सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को काफ़ी मोटिवेट किया, फिर भी सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। अंततः सिकंदर ने अपने भारत विजय अभियान को ब्यास नदी से ही वापस ले लेता है। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत विजय अभियान को वापस ले लिया। माइक भी नीचे गिर गया यार। चलिए, इस प्रकार सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देता है और सिकंदर अपने भारत विजय अभियान को 325 ईसा पूर्व में वापस लेता है। वह निर्णय बना लेता है कि अब हमको वापस लौट जाना है, अब हमको वापस लौटना है। तो सिकंदर की भारत विजय अभियान से 325 ईसा पूर्व में अपना हाथ पीछे खींच लिया, उसका सेना पार करने से इनकार कर दिया, वो आगे तक जा ही नहीं सका। इस क्रम में कहा जाता है सिकंदर जो है टोटल 19 माह तक भारत में रहा था। सिकंदर टोटल 19 माह तक भारत में रहा था। 325 ईसा पूर्व में लौटने के क्रम में जो सैनिक सिकंदर के मारे गए थे उसे सिंधु क्षेत्र के आसपास सिंधु नदी क्रॉस करने तक उनको श्रद्धांजलि दिया और अपनी सेना को सिकंदर अपने बचे सेना को 2 भाग में बांट दिया, थल सेना और जल सेना। थल सेना का नेतृत्व सिकंदर ने खुद किया और जल सेना का नेतृत्व निर्याकस को दिया। सिकंदर भारत से लौटने के क्रम में कुछ शहर बसाए थे, कुछ नगर बसाए थे। 3 नगर उसमें प्रमुख है। पहला है निकैया नगर, दूसरा बौकेफला नगर और तीसरा है सिकंदरिया नगर। बौकेफला उसका घोड़ा था, याद रखिएगा, झेलम के युद्ध में मारा गया था। पुरस के साथ जो लड़ाई हुआ है झेलम युद्ध में सिकंदर का घोड़ा बौकेफला मारा गया था। सिंधु नदी का तट में, सिंधु नदी के क्रॉस करने के समय वो अपने जो उसके सैनिक मरे थे उसको श्रद्धांजलि दिया। उसके बाद आगे बढ़ा। एक बहुत अच्छी क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि जब वो सिकंदर वापस भारत से लौट रहे थे तो भारत के कौन सा ऐसा राज था, गणराज था जो ज़्यादा विरोध किया था? तो मालवा और शूद्रक 2 ऐसे गणराज थे जो सिकंदर का काफ़ी प्रतिरोध किया था। और एक और क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि कौन सा ऐसा गणराज्य था जहाँ का नेतृत्व महिलाओं ने किया। कहने का मतलब है कि वहाँ का पुरुष को जब मार दिया गया सिकंदर के द्वारा, तो वहाँ के महिलाओं ने रोड पे उतर गया लड़ाई करने के लिए, सिकंदर का मुकाबला करने के लिए। तो अस्वक एक ऐसा गणराज्य था जहाँ की महिलाओं ने सिकंदर का नेतृत्व किया। अस्वक की राजधानी है मशग। अस्मक नहीं, अस्मक अलग है जी, अस्मक नहीं, अस्वक, मशग, इसकी राजधानी था मशग। तो यहाँ की महिलाओं ने सिकंदर का प्रतिरोध किया। इस क्रम में सिकंदर जब भारत से वापस जा रहे थे तो उसके द्वारा जो जीते गए प्रदेश थे उसे अपने गुलाम सेनापतियों में बांट दिया। वो इस प्रकार है, ये आपका सिंधु है, ये आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, नीचे का है सतलज। जो सिंधु के उत्तर पश्चिम, अगर रफ मैप से देखें तो उत्तर पश्चिम कुछ ये लोकेशन जाएगा, तो सिंधु नदी के जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था वो फिलिप को दे दिया, फिलिप को दे दिया। सिंधु नदी के जो निचली क्षेत्र था, नीचे का क्षेत्र है, सिंधु नदी का जो नीचे वाला क्षेत्र है, इसको पिथोन को देता है। पिथोन नामक शासक, पिथोन नामक गुलाम सेनापति कह सकते हैं, उसको देता है पिथोन को। सिंधु और झेलम के बीच का जो क्षेत्र होता है, सिंधु और झेलम के बीच का, वो आम्भी को दे देता है, आम्भी को। और झेलम से लेके ब्यास तक का जो क्षेत्र है पूरा, ये पोरस को देके जाता है, पोरस को देके जाता है, ये पोरस को देके जाता है। सिकंदर से जुड़े कुछ और बात है, ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि सिकंदर के साथ कौन कौन इतिहासकार भारत आया था। तो सिकंदर के साथ जो इतिहासकार भारत आए थे उसमें है आनेसिक्रट्स, दूसरा है अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, और तीसरा है आपका निर्याकस, निर्याकस। ये ऐसे तीन सेनापति हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। अब एक और बात है, जब सिकंदर यहाँ से गया, भारत से वापस गया, तो जब ये अपने प्रांत मकदूनिया जा रहा था तो इराक में, इराक के बेबीलोन में, इराक के बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? सिकंदर की। इराक के बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने का ये रीज़न है कि इतिहासकार का मानना है, बुक में लिखा है कि सिकंदर को मच्छर काट लेता है, मच्छर काटने के कारण इसे बुखार हो जाता है और वह इराक के बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में मर जाता है। सिकंदर का उत्तराधिकारी जो होता है, सिकंदर का जो उत्तराधिकारी होता है, नीचे दिख रहा है ना जी? हाँ दिख रहा है। चलिए, सिकंदर का जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है सिकंदर चतुर्थ, सिकंदर चतुर्थ, सिकंदर चतुर्थ, सिकंदर चतुर्थ। सिकंदर से जुड़ी कुछ और पॉइंट समझिए। देखिए, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लूटो बने और प्लूटो के गुरु सुकरात, प्लूटो के गुरु सुकरात। तो ये सिकंदर के बारे में संपूर्ण जानकारी है। और एक सिकंदर के बारे में बहुत बड़ा, सबसे अच्छा जो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आता है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया लेकिन भारत को कुछ नहीं कर पाया, भारत को अवर्तित रहा, भारत अपने आप अपने जगह पे अवर्तित रहा, सिकंदर कुछ नहीं कर पाया। तो विसेंट स्मिथ, विसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं, वो ये लिखते हैं कि सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया।
सिकंदर से जुड़े एक और पॉइंट है, क्वेश्चन आता है कि सिकंदर का आक्रमण भारत में सफल था कि असफल। तो देखिए, अगर ब्यास नदी तक के बात करते हैं तब तो सफल था, क्योंकि ब्यास को तो पार ही नहीं कर पाया। तो ब्यास के पहले तक तो देखिए तो सफल था, आम्भी को हराया, पोरस को हराया, तो कहीं ना कहीं सिकंदर ब्यास से पहले क्या है, सफल है। तो सिकंदर की सफलता का क्या कारण है, ये क्वेश्चन है कि सिकंदर का सफल होने का क्या कारण है। तो देखिए, इसका सबसे प्रमुख कारण तो पहला ये है कि सिकंदर के पास सेना अच्छी थी, प्योर ट्रेंड थी, सुव्यवस्थित थी। दूसरा रीज़न ये है कि आम्भी जैसे गद्दार ने सिकंदर का साथ दिया, आम्भी देशद्रोह का काम किया। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि केंद्रीय सत्ता भारत में नहीं थी। कहने का मतलब उस वक्त छोटा छोटा राज था, तो छोटा छोटा राज के पास छोटा छोटा सैनिक था। जैसे आम्भी तक्षशिला छोटा गणराज था, वहाँ के शासक आम्भी था, वहाँ के शासन छोटा था, तो उसको जीत लिया। मतलब एक भारत में जो था छोटे छोटे गणराज थे, केंद्रीय सत्ता नहीं थी, एक जगह शासन नहीं था, अलग अलग छोटे छोटे राज का अलग अलग शासन था। तो उसको जीतने में सिकंदर को आसानी पड़ा, छोटा सैनिक जल्दी दबा दिया उसको और जीत गया। तो भारत में केंद्रीय सत्ता विद्यमान नहीं था। तो ये सबसे 3 इम्पॉर्टेंट रीजन है। सिकंदर का सेना अच्छा था, आम्भी ने देशद्रोह का काम किया, और भारत में केंद्रीय सत्ता नहीं था, छोटे छोटे गणराज था। तो इस प्रकार संपूर्ण जानकारी सिकंदर के बारे में मिला। भारत पे यूनानियों का आक्रमण किस प्रकार रहा, कहाँ तक सफल रहा, भारत पे क्या असर पड़ा, सिकंदर से रिलेटेड आप जानकारी जान गए। आप सिकंदर का अध्ययन कर लीजिएगा, कोई बुक से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको क्लियरली याद हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आगे जाने के लिए कल क्लास कीजिए। धन्यवाद।